Hello dear students, welcome to this e-learning class। आज हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मेनली हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की डेफिनेशन, वेरियस कंडीशंस जो इसके अंडर आएंगी, इसके प्रिविलेंस के बारे में, इसकी एटियोलॉजी के बारे में, असेसमेंट के बारे में कि कैसे मालन्यूट्रिशन को हम असेस करते हैं, और इसकी जो वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं जो कि अक्सर वाइवा में पेपर में पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देन इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मरासमस और क्वाशियरकोर की, इसकी मेन क्लिनिकल जो फीचर्स हैं उसकी बात हम जो है सेकेंड लेक्चर में करेंगे। थर्ड पार्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें कि हम मेनली इसके क्लासिफिकेशन पे स्ट्रेस करेंगे इसकी एटियोलॉजी के साथ। तो बेसिकली व्हाट इज मालन्यूट्रिशन? मालन्यूट्रिशन जो WHO डिफाइन करता है मालन्यूट्रिशन को, मालन्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, कमियां, एक्सेसेस या अधिकताएं या इम्बैलेंस इन अ पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स। तो पर्सन जो एनर्जी ले रहा है या न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उसकी डेफिशिएंसी हो या उसका एक्सेस हो, दोनों ही चीजें जो मालन्यूट्रिशन में आएंगी। And this particular term malnutrition addresses three broad groups of conditions, which include undernutrition, micronutrient related malnutrition, and overweight. Undernutrition can be wasting, that is low weight for height, stunting, that is low height for age, and underweight, that is low weight for age. While micronutrient related malnutrition include both deficiency or excess of various micronutrients, which include vitamins and various minerals. Then third category is overweight or obesity and diet related various non-communicable disease, जिनको हम lifestyle disorder आज मान रहे हैं. They all are a type of malnutrition wherein there is excess of various nutrients which results in obesity and related comorbidities like heart disease, stroke, डायबिटीज एंड सम कैंसर्स। तो वो भी मालन्यूट्रिशन की एक कैटेगरी है, बट जो बच्चों में देखने में ज़्यादा प्रिविलेंट है वो अभी भी अंडर न्यूट्रिशन या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। तो उन्हीं की हम जो ज़्यादा बात करेंगे, सिलेबस में हमने वही डिस्कस करना है। तो डिजीज बर्डन की बात करें, हालांकि अंडर न्यूट्रिशन का डिजीज बर्डन ओवर द ईयर्स घटा है, बट स्टिल जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जिनको बोला जाता है, उनको उनमें अंडर न्यूट्रिशन का प्रिविलेंस अभी भी बहुत हाई है। प्रीवियस रीडिंग जो थी या प्रीवियस डाटा जो था 161 मिलियन चिल्ड्रन का था, अंडर 5 जो चिल्ड्रन है 161 मिलियन, आई थिंक 2011 या 12 का डाटा था, वो उतने चिल्ड्रन उसमें स्टंटेड थे। नाउ रिसेंट डाटा जो 2020 में आया है उसमें 149 मिलियन चिल्ड्रन आर स्टंटेड ऑल ओवर वर्ल्ड। Then 45 million are estimated to be wasted and 38.9 million are overweight. Now obesity जो है ज़्यादा prominent होने लगी है धीरे धीरे, कुछ सालों में जो है obesity can overtake this undernutrition. Around 45% of the death among children under 5 years are linked to undernutrition. तो आधी around 45% of the deaths are somehow related to undernutrition. Undernutrition से directly और indirectly जो है 45 जो भी under 5 बच्चे मरते हैं उसमें आधे जो है undernutrition से related रहते हैं। और mostly these death or these undernutrition conditions are found in low or middle income countries like African और Indian subcontinent। इंडिया में बात कर रहे हैं तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था जो कि 2015-16 में कंडक्ट हुआ था, उसमें अंडरवेट, स्टंटेड और वेस्टेड चिल्ड्रन की जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज थी इंडियन पॉपुलेशन में,
वो थी कि 35.7% ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन वर स्टंटेड, सॉरी अंडरवेट, 38.4% वर स्टंटेड एंड 21% वर वेस्टेड। तो बहुत हाई परसेंट, 1/3 to 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर आइदर स्टंटेड और वेस्टेड। एंड जो रिसेंट डाटा है, जो आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू जो सर्वे हुआ था लास्ट ईयर 2020 में ही, तो उसमें 9.2 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया वर हैविंग सैम सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के जो डाटा आया लास्ट ईयर वो बहुत हाई है। 9.2 लाख चिल्ड्रन जो है जो रिपोर्ट किया आंगनबाड़ी ने, जरूरी नहीं है कि इतना ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और मैक्सिमम जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब इस पिक्चर में अगर आप देख पाएँ तो ये 2000 की पिक्चर है जिसमें लगभग पूरे इंडिया में मालन्यूट्रिशन सीवियर दिखा रहा था। धीरे धीरे लेटर ऑन जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ स्टेट्स उसके बाहर आ गई और कुछ स्टेट्स में अभी भी हैं। 2010 की थी, दैन ये 2017 की पिक्चर है शायद। तो इसमें कुछ ही स्टेट्स में जो है अब अंडर न्यूट्रिशन या स्टंटेड दिख रहा है। दिस इज स्टेट वाइज जो वेस्टिंग का चार्ट है। दैट वाज अंडरवेट, दिस इज ऑफ वेस्टिंग। वेस्टिंग जो एक्यूट मालन्यूट्रिशन को दिखाता है, तो उसमें जो वेस्टर्न इंडिया है या मिडल इंडिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, इनमें जो है जो इंसिडेंस है वो हाई है। मोर देन 21.1% ऑफ द चिल्ड्रन आर वेस्टेड इन दीज स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में 16.9 to 21.1% है और कुछ स्टेट्स में जो है वो लेस देन 16% इसका इंसिडेंस है। ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो बर्डन, डिजीज बर्डन बहुत हाई है। 1/3 to 1/4 ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन आर आइदर स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट। और इस कारण से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो डेथ रेट जो अट्रीब्यूटेड है अंडर 5 में, 50% जो डेथ है वो अंडर 5 में अंडर न्यूट्रिशन को ही अट्रीब्यूटेबल है। तो इंडिया इज होम ऑफ 46.6 मिलियन, 149 मिलियन की बात करी थी हमने, तो यहाँ उसका एटलीस्ट 1/3 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के स्टंटेड जो बच्चे हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो 46.6 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन are present in India, and this undernutrition results in nearly half of the mortality rate of under 5 children in India. Undernutrition increases risk of infectious diseases like diarrhea, measles, malaria, pneumonia, and chronic nutrition can impair a young child physical as well as mental development. तो physically भी डेवलप नहीं होता बच्चा और मेंटल रिटार्डेशन भी उसमें हो सकती है। Malnutrition result in children that they are not able to achieve their optimum potential in terms of growth and development. जितना उनको करना चाहिए था, ग्रो या डेवलपमेंट करना चाहिए था कॉग्निटिव लेवल पे, उतना नहीं कर पाते हैं, विच विल इम्पेयर देयर फिजिकल कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इन लेटर फेज ऑफ लाइफ, विच विल ओवरऑल रिजल्ट इन पुअर वर्क कैपेसिटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। जिस कंट्री में अगर 1/3 people are malnourished or are not able to do optimally, कि जितनी कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए थी उतनी कैपेसिटी पे वो कर नहीं पा रहे हैं, then it will severely affect the economy of that particular country। तो ये बहुत बड़ी ग्रे प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, अंडर न्यूट्रिशन की इंडिया में। टर्मिनोलॉजीज की बात कर लें तो बार बार हम बात कर रहे हैं स्टंटिंग की, वेस्टिंग की, अंडरवेट की। तो स्टंटिंग किसको बोलेंगे? स्टंटिंग इज हाइट फॉर दैट पर्टिकुलर एज लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जो उस एज के लिए मीडियन हाइट है, मान लीजिए कि अगर 4 साल के बच्चे की मीडियन हाइट 97 या 98 सेंटीमीटर है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो 98 - 4 मतलब 94 से अगर नीचे उसकी है, देन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल बी नोन एज स्टंटेड। तो एज के हिसाब से हाइट का -2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना जो स्टंटिंग कहलाता है। वेस्टिंग वेट है हाइट के लिए। अगर किसी
हाइट का वेट, जैसे 98 सेंटीमीटर हाइट का वेट हम आइडियली बोलें कि इस हाइट का अगर बच्चा है तो उसका वेट जो है 16 केजी होना चाहिए, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी मान लीजिए 1.2 केजी का है, तो अराउंड 2.4 केजी अगर कम है उसका 16 से, लगभग उसका 13.6 से कम वेट है, तो इट इंडिकेट कि वो वेस्टेड है। तो वेस्टिंग इज वेट फॉर हाइट लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट पर्टिकुलर एज। देन अंडरवेट, वेट फॉर एज है। वेस्टिंग में वेट फॉर हाइट है कि दुबला पतला दिखता है, अंडरवेट में क्या होता है कि उसकी हाइट भी थोड़ी कम होती है, और वेट उसका जो है एज के लिए लिया जाता है, ना कि हाइट के लिए। 50 साल के बच्चे का हम मान के चल रहे हैं कि मीडियन वेट इज 15 और 16, और उसका वेट 12 केजी आ रहा है, लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट पर्टिकुलर एज आ रहा है, तो उसको हम अंडरवेट बोलते हैं। और ओवरवेट कब बोलेंगे? वेट फॉर हाइट, नॉट फॉर एज। वेट फॉर हाइट मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट अगर है, देन इट इज नोन एज ओवरवेट। तो 4 कंडीशंस हो सकती हैं: स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट और ओवरवेट। इन्हीं के हिसाब से आगे जो है क्लासिफिकेशन भी होगी माल न्यूट्रिशन की। तो ये पिक्चर डिपिक्ट करती है कि कौन सी टर्म क्या आइडेंटिफाई करती है, क्या बोलती है। दिस इज नॉर्मल हाइट एंड वेट फॉर एज, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉर्मल चाइल्ड। हियर हाइट इज नॉट इम्पेयर्ड, बट बच्चा क्या है, दुबला पतला हो गया, उसका उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है, देन इट इज नोन एज वेस्टिंग। हाइट ही कम हो गई एज के लिए तो उसको बोलेंगे स्टंटिंग, छोटा हो गया, शॉर्ट स्टेचर, ड्वार्फ जैसे टर्म्स यूज होती थी पहले। देन उसका हाइट भी कम है और वेट भी कम है, और वेट जो है उसकी एज के हिसाब से ले रहे हैं हम, और एज के हिसाब से उसका वेट कम आ रहा है, देन इट इज अंडरवेट। तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या इंडिकेट करती है या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कब होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। तो स्टंटिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म जो न्यूट्रिशनल डेप्रीवेशन है उसके कारण होता है, and it will always result in delayed mental development, poor school performance and reduced intellectual capacity. वुमेन्स में अगर शॉर्ट स्टेचर हो जाता है तो इट विल रिजल्ट इन स्मॉल पेल्विस, और छोटा पेल्विस है तो ऑब्स्टेट्रिकल रिस्क जो है पेल्विक डिस्प्रपोर्शन वगैरह ज़्यादा होंगे। और ऐसे ही शॉर्ट स्टेचर फीमेल है तो उसके बच्चे जो है देर विल बी हाई रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग लो बर्थ वेट बेबीज, और लो बर्थ वेट बेबीज हुए हैं तो इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ मालन्यूट्रिशन कंटिन्यू होगा कि लो बर्थ मालनरिश्ड मदर है या शॉर्ट स्टेचर मदर है तो उसके बच्चे भी छोटे पैदा होंगे, और जनरेशन टू जनरेशन एक विशियस साइकिल चलता रहेगा कि माँ छोटी थी, माँ मालनरिश्ड थी, स्टंटेड थी, उसका बच्चा छोटा पैदा हुआ, पोटेंशियल जेनेटिक पोटेंशियल उसका हाई है, बट माल न्यूट्रिशन के कारण या स्लो स्टार्टेड लो बर्थ वेट होने के कारण जो है अडल्ट ग्रोथ जो अचीव नहीं कर पा रहा है, जो कि अल्टीमेटली जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को उस फैमिली के लेवल पे एज वेल एज उस कंट्री के लेवल पे अफेक्ट करेगा। दैट इज स्टंटिंग, अ क्रोनिक लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन। वेस्टिंग होता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन के कारण। एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन कैन प्रोड्यूस वेस्टिंग, and it is usually due to the consequences of insufficient food intake or a high incidence of various infectious diseases. So poor people's may infectious disease, diarrhea, measles, pneumonia, they can result in wasting. Or wasting in turn will impair the functioning of immune system, which will again lead to increased susceptibility, severity as well as duration of various infectious disease, and thus there will be a vicious cycle: infection, wasting, poor immunity, again infection, and ultimately it can result into death. थर्ड कैटेगरी जो अंडरवेट है, विच वाज मोस्टली यूज्ड प्रीवियसली फॉर क्लासिफिकेशन और दिस कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर माल न्यूट्रिशन, बट अब मेन जो ध्यान दिया जाता है वो स्टंटिंग और वेस्टिंग की तरफ दिया जाता है। देन इटियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली जो है माल न्यूट्रिशन क्यों होगा, मदर जैसे हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट ही स्लो कर रहे हैं, मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, मदर मालनरिश्ड है तो प्रेगनेंसी में जो बेबी का फिटल वेट है वो कम होगा, लो बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ। देन लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, चाहे वो इलिटरेसी के कारण है, पॉवर्टी के कारण है, वर्किंग वुमेन है, देयर कैन बी सो मैनी कॉजेज जो है
या ब्रेस्ट फीडिंग के अवेयरनेस नहीं है, तो अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाता है तो उसको जो है पीरियड्स इन्फेक्शंस और पुअर न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अगर टॉप फीड करा रहे हैं, अब सप्लीमेंट्री फीड दे रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और दूसरा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो माल न्यूट्रिशन की फर्स्ट सीढ़ी या फर्स्ट स्टेप ही है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर आप जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड करना था 6 मंथ ऑनवर्ड्स, वो आपने स्टार्ट नहीं किया, डिलेड इंट्रोडक्शन है, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा कॉज है माल न्यूट्रिशन प्रेसिपिटेट करने के लिए। कि एक तो डिलेड इंट्रोडक्शन होता है, 7-8 महीने तक माँ के दूध पे रखा है, या फिर पुअर चॉइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड है कि दूध के बदले दूध दे रहे हैं, दूध को कॉम्प्लीमेंट करना है ना कि सप्लीमेंट करना है। तो वहाँ पे सीरियल बेस्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू करने थे, उसकी जगह काउस मिल्क या गोट्स मिल्क शुरू कर दिया, जो कि कंप्लीट फूड नहीं होगा, और जिस कारण से जो है बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस डिटेरियोरेट होगा, इन्फेक्शन के लिए प्रोन होगा। वेरियस इन्फेक्शंस इन इन्फेंसी और टॉडलर एज जो है, they can precipitate acute malnutrition like diarrhea है, pneumonia, malaria, measles, pertussis, tuberculosis. They all can result in acute malnutrition, which will result in poor immunity. Malnutrition always results in poor immunity, and poor immunity will further make that child susceptible for infection and a vicious cycle कि इन्फेक्शन से मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन से अगेन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से अगेन मालन्यूट्रिशन, इस तरीके का विशियस साइकिल जो चलता रहेगा, और सीवियर मालन्यूट्रिशन, जिसको सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन सैम बोलते हैं, वो होगा, जिससे डेथ रेट हाई होती है जिसमें। देन फूड क्वालिटी, अब आती है पॉवर्टी की बात। अकाल पड़ रहे हैं, वार चल रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सूखा है, वहाँ पे फूड क्वालिटी या क्वांटिटी पुअर दे रहे हैं। पुअर पीपल्स हैं, बच्चों को खाना सही से नहीं दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, पानी मिला के जो है, जैसे सेरेलैक दे रहे हैं तो लिक्विड बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या क्वांटिटी जो है बहुत पुअर दे रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन का। एंड वेरियस अदर सोशल फैक्टर्स कैन आल्सो रिजल्ट इनटू दिस माल न्यूट्रिशन, लाइक मैटरनल एजुकेशन। अगर एजुकेटेड मदर है, अवेयर मदर है, वीनिंग सही से करा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड सही से करा रही है, तो मदर एजुकेशन, गुड मदर एजुकेशन विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। फैमिली फूड टैबूज हैं कि कुछ फैमिलीज में बोलते हैं कि सीरियल्स जो हैं जल्दी शुरू नहीं करने हैं, अनाज नहीं देना है, 1 साल तक नहीं देना है, ये नहीं देना है, तो उन फैमिलीज में हो सकता है, या इनएडिक्वेट चाइल्ड स्पेसिंग है कि हर 9 महीने, हर 1 साल में बच्चा आ रहा है फैमिली में, तो दैट कैन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, और उनकी केयर भी पुअर होगी। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि माल न्यूट्रिशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं या फैमिलीज में रन कर सकते हैं। या फिर कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रेस है, सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं माल न्यूट्रिशन कॉज कर सकते हैं। तो पीएम वर्ड आया कहाँ से? पीएम जो है कहाँ से शुरुआत हुई? जेलिफी ने क्वाइन की थी टर्म पीसीएम, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इन 1959। लेटर ऑन दिस एज सच, जैसे कैलोरी जो है एनर्जी की एक मेजरमेंट यूनिट है, कैलोरी को रिप्लेस किया गया जूल से, तो जो कैलोरी वर्ड इसमें यूज था उसको एनर्जी से रिप्लेस कर दिया गया, तो पीसीएम बिकम्स पीएम। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन लेटर ऑन बना। और डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या है? डब्ल्यूएचओ डिफाइंड टर्म पीएम एज अ रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कि किससे अराइज होती है? अराइजिंग फ्रॉम को इंसिडेंट लैक इन वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो कैलोरीज और प्रोटीन के कोइंसिडेंट लैक से, जो कि मोस्टली किस में अकर करेंगे? अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। तो ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो कि बच्चे के खाने में, बच्चे के फूड में लैक ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी के कारण प्रोड्यूस हुई है, और जो यूजली एसोसिएटेड होती है इन्फेक्शन से, वो सारी कंडीशंस को जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। और उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ पीएम जो है बहुत बड़ा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम
बच्चे या स्टूडेंट्स या इवन जनरल पॉपुलेशन थिंक्स दैट PEM is marasmus and kwashiorkor, but this type of syndromic malnutrition is very less. It represent only tip of the iceberg. Iceberg का tip represent करती हैं ये conditions. However, the more common conditions are like underweight or nutritional dwarfing or undernutrition, which are more prevalent, and deterioration of these underweight or undernutrition conditions can result in this type of syndromic marasmic or kwashiorkor presentation in children. असेसमेंट की बात करें कि मालन्यूट्रिशन की असेसमेंट कैसे करनी है, जिसमें हम वेरियस क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। तो असेसमेंट के लिए एक्रोनिम याद रखना है ABCDEF। ए से एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, बी से बायोकेमिकल, सी से क्लिनिकल, डी से डाइटरी, ई से इन्वायरमेंटल और एपिडेमियोलॉजिकल, और एफ से फंक्शनल असेसमेंट फॉर ऑर्गन फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजी। तो एक एक की बात करेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के बेस पे ही जो वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बेस्ड हैं। तो सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट की बात करें। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट इज द मोस्ट सिंपल, यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट असेसमेंट इन मालन्यूट्रिशन। द मेन मेजरमेंट्स जो है दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एज डिपेंडेंट मेजरमेंट और एज इंडिपेंडेंट। एज डिपेंडेंट जो हमारी होगी हाइट होगी या लेंथ जिसको बोलेंगे हम। जब बच्चा खड़ा नहीं होता तो उसको लेंथ बोलेंगे, जब खड़ा हो जा रहा है तो हाइट बोलेंगे। तो हाइट, लेंथ या वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, दे आर एज डिपेंडेंट, व्हाइल एज इंडिपेंडेंट होती है जैसे मिड ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस। तो वेरियस क्लासिफिकेशन इन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट पे बेस्ड हैं और उनकी हम अब बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ज़्यादा यूज होती थी पहले, इट इज़ वेट फॉर एज, दैट इज़ अंडर वेट क्लासिफिकेशंस, और इट इंडिकेट्स अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेट फॉर एज, उसकी एज के हिसाब से क्या उसका वेट आइडियल है कि नहीं है, वो ए क्लासिफिकेशंस जस्टिफाई करती हैं या बताती हैं, उसके हिसाब से उस क्लासिफिकेशन को हम लेते हैं। तो अंडर वेट में भी ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, जो कि एक कैटेगरी जो हमारे लिए है कैटेगरी, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, लो बर्थ वेट है, एंडोक्राइन कॉजेज हैं, जेनेटिक और क्रोमोसोमल कंडीशंस हैं जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है उसमें, या फिर सिंड्रोमिक या सिस्टेमिक इलनेसेस हैं, फेलियर टू थ्राइव जिस कैटेगरी को हम बोलेंगे। देन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर माल न्यूट्रिशन। अगर वेट एज के हिसाब से कम है तो ये ऐसा नहीं है कि माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता हो, फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन भी आ सकती है, मे बी ड्यू टू वेरियस अदर अनरिलेटेड कंडीशंस। और जो मेन क्लासिफिकेशन है वो जेड स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डेफिनेशन हमने पहले बात करी थी उसके हिसाब से WHO वाली मेन क्लासिफिकेशन हम इसमें लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्लासिफिकेशन वेट फॉर एज के लिए आई थी वो आई थी गोमेज की। Gomez in 1956 divided this malnutrition into three categories: mild, moderate and severe according to the weight for age. तो उन्होंने बोला कि माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, माइल्ड मालन्यूट्रिशन कब होगा, अगर बच्चे का वेट जो है उसके एक्सपेक्टेड वेट से, उसकी एज के एक्सपेक्टेड वेट से, अगर 2 साल का एक्सपेक्टेड वेट हम मेन ले रहे हैं 12, और उसके परसेंटेज, अगर उसका वेट कितना आ रहा है उसके हिसाब से, अगर बच्चे का मान लो 10 था एक्सपेक्टेड वेट और उसका वेट जो है आपका 8 आ रहा है तो 80% हो गया। तो 80% किस में पड़ेगा, 75 to 90%। तो माइल्ड माल न्यूट्रिशन का बोलेंगे जब बच्चे का वेट एक्सपेक्टेड वेट से 75 to 90% है। मॉडरेट तब बोलते थे जब 60 to 75% है, और सीवियर माल न्यूट्रिशन तब बोलेंगे जब लेस देन 60% है। दिस इज अकॉर्डिंग टू गोमेज। Then Indian Academy of Pediatrics in 1972 have given 4 grades of malnutrition। तो ग्रेड जो दिए हैं वो IAP की 1972 की जो क्लासिफिकेशन आई थी उसमें है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो 71 to 80% है वो ग्रेड 1 है, ये 61 to 70% है वो ग्रेड 2 है, 51 to 60% है ग्रेड 3, और लेस देन 50% है वो ग्रेड 4 है। तो लेस देन 60% जो है मरासमस में आता है, और अगर उसके आगे के हम जोड़ देते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि उसको एडिमा है, तो वो एडिमेटस मालन्यूट्रिशन में आएगा। वेलकम ट्रस्ट की क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि एडिमा है कि नहीं है, वो WHO के नज़दीक की क्लासिफिकेशंस थी। तो उसमें अंडरवेट कब बोलते हैं, जब वेट फॉर दैट पर्टिकुलर एज इज 60 to 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट। अगर
60 से 80% एक्सपेक्टेड वेट के वेट है तो अंडरवेट, और लेस देन 60% है तो मरासमस। और वही कंडीशन 60 से 80% है बट विद एडिमा है देन इट इज क्वाशियरकोर, लेस देन 60% है विद एडिमा है देन इट इज मरासमिक क्वाशियरकोर। दिस इज वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन फॉर वेट फॉर एज। और डब्ल्यू माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर लेता है, मेनली मॉडरेट एंड सीवियर की ही बात करता है डब्ल्यू। तो अंडरवेट कब बोलेंगे, जब वेट जो है लेस देन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो -1 to -2 है तो माइल्ड है, -2 to -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है तो मॉडरेट है, और लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो सीवियर कैटेगरी का अंडरवेट कहलाएगा। देन नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज हाइट फॉर एज, जो कि इंडिकेट करता है सिवियरिटी ऑफ स्टंटिंग की स्टंटिंग कितनी है, क्योंकि हाइट अगर एज के लिए कम है तो उसको टर्मिनोलॉजी दी गई है स्टंटिंग। तो स्टंटिंग इज बेसिकली फेलियर ऑफ ग्रोथ इन बोथ फिजिकल एज वेल एज कॉग्निटिव। स्टंटिंग ऐसा नहीं है कि हाइट ही कम हो रहा है, कॉग्निटिवली भी जो है स्टंटिंग होती है, कॉग्निशन कम हो जाती है। एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक और रिकरेंट माल न्यूट्रिशन। ये डाटा हमने पहले बात कर लिया, 149 मिलियन जो है 2020 में स्टंटेड पाए गए वर्ल्ड वाइड। और स्टंटिंग के अदर कॉजेज जो हो सकते हैं वो जेनेटिक कॉजेज लाइक स्केलेटल डिस्प्लेजिया, क्रोमोसोमल कंडीशंस, एंडोक्राइन कॉजेज, और सिंड्रोमिक और सिस्टमिक कॉजेज हो सकते हैं। तो ड्वार्फिज्म के रिलेटेड सिंड्रोम जितने भी हैं जैसे रसल सिल्वर है, पीरियस्केलेटल डिस्प्लेजिया जैसे कॉन्ड्रोप्लेजिया वगैरह हैं, दे कैन आल्सो रिजल्ट इन स्टंटिंग। बट यहाँ पे हम अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन रिलेटेड स्टंटिंग की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन बेस्ट है इसमें। एंड इसमें जो आएगी हाइट फॉर एज है या वेट फॉर हाइट है, उसमें दो क्लासिफिकेशन आएंगे, वाटरलो एंड मैक्लारन। तो हाइट फॉर एज में जो वाटरलो क्लासिफिकेशन है वो बताता है आपको कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री स्टंटिंग है। तो वाटरलो बोलते हैं कि लेस मोर देन 95% ऑफ एक्सपेक्टेड हाइट है देन नॉर्मल है, 90 to 95% ऑफ द एक्सपेक्टेड हाइट है उस एज के लिए देन इट इज द फर्स्ट डिग्री स्टंटिंग, देन सेकंड डिग्री 85 to 90%, लेस देन 85% इज थर्ड डिग्री स्टंटिंग। मैक्लान की जो है टर्मिनोलॉजी अलग है, वो बोलते हैं शॉर्ट और ड्वार्फ। शॉर्ट बोलेंगे वो अगर एक्सपेक्टेड हाइट के 80 to 93% के बीच में हाइट है, और लेस देन 80% है तो उसको बोलेंगे ड्वार्फ। डब्ल्यूएचओ का सिमिलर है, जैसे हम पीछे बात करते आ रहे हैं, -1 to -2 माइल्ड है, -2 to -3 मॉडरेट स्टंटिंग है, और लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सीवियर उसको हम स्टंटिंग बात करेंगे। और नॉर्मल लेंगे कि -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से 1+1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की जो वैल्यूज हैं उनको नॉर्मल हाइट फॉर दैट पर्टिकुलर एज लेंगे। तो हमने बात करी वेट फॉर एज दैट इज अंडरवेट, हाइट फॉर एज दैट इज स्टंटिंग। देन थर्ड कैटेगरी जो है वो है वेट फॉर हाइट, कि उसकी हाइट के अनुसार उसका वेट कैसा है। और वेट फॉर हाइट जब कम होता है देन उस टर्मिनोलॉजी इज वेस्टिंग, कि दुबला पतला, उसको दुबला पतला जो दिखने को है, कार्श्य जिसको हम बोलेंगे। तो कार्शिया कब होता है, दिस इज ड्यू टू एक्यूट मालन्यूट्रिशन, एकदम से एक्यूट मालन्यूट्रिशन है तब जो है थिनिंग होती है, वास्टिंग होती है। एंड दिस इज वेरी यूजफुल मार्कर ऑफ मालन्यूट्रिशन, एक्यूट मालन्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। तो ये ग्रोथ चार्ट्स हैं, इसमें एक साइड देखेंगे आप कि इसमें जो है लेंथ या हाइट फॉर एज किया है, वेट फॉर एज है तो ये स्टंटिंग बताएगा, ये आपको जो है अंडर वेट बताएगा, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो हाइट फॉर वेट है, हाइट एंड वेट चार्ट है। तो वो जो है वेट फॉर हाइट हम यहाँ से प्लॉट करके उसकी वास्टिंग की कैटेगरी हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं परसेंटाइल्स हैं, थर्ड परसेंटाइल, 10th, 25th, 50th। तो दिस इज मीडियन, ये लाइन जो है मीडियन है, ये आपकी 25 वाली है, 10 वाली है, 3 वाली है। तो मीडियन के कितने नीचे है, 1 जेड, 2 जेड, 3 जेड, इस तरीके से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें
देन वेट फॉर हाइट की जो क्लासिफिकेशन है अगेन वो वही वाटरलॉ और मैक्लारन की है। वाटरलॉ ने बोला है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जैसे कि उन्होंने स्टंटिंग के लिए बोला था वैसे वेस्टिंग के लिए बस परसेंटेज अलग है। वहाँ 85 to 93 थी, यहाँ 80 to 90% फर्स्ट डिग्री है, 70 to 80% वेट फॉर हाइट जो है सेकंड डिग्री वेस्टिंग आएगी, और लेस देन 70% है तो थर्ड डिग्री वेस्टिंग है। मैक्लारन ने टर्मोलॉजी यूज की है माइल्ड वेस्टिंग, मॉडरेट एंड सीवियर, और उसकी परसेंटेज वही है 85 to 90, 75 to 80 एंड लेस देन 75% वेट फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट। वाइल WHO का सब में सिमिलर है, -1 to +1 नॉर्मल, -1 to -2 माइल्ड, -2 to -3 moderate, and less than -3 standard deviation या Z value is severe this wasting। तो ये WHO की बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो मॉडरेट और सीवियर ही बोलता है। तो -2 to -3 अगर है तो वो आता है मॉडरेट कैटेगरी में, और लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्कोर है उसका तो आएगा सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो उसमें बोल रहा है कि अडीमा है तो एडिमेटस माल न्यूट्रिशन होगा, अगर नहीं है तो एडिमेटस माल न्यूट्रिशन नहीं बोलेंगे। वेट फॉर हाइट मतलब जो स्टंटिंग है, सॉरी वेस्टिंग है, उसके लिए अगर 70 to 79% के अंदर आता है तो मॉडरेट है, और लेस देन 70% वेट है फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट देन इट इज सीवियर वास्टिंग। देन हाइट फॉर एज है दैट इज स्टंटिंग, तो वही कैटेगरी यहाँ पे भी है, -2 to -3 अगर है तो वो आ गया मॉडरेट स्टंटिंग, जिसको कि परसेंटेज में देखेंगे तो 85 to 89% ऑफ द एक्सपेक्टेड हाइट फॉर दैट पर्टिकुलर एज लेंगे, और लेस देन 85% है तो उसको बोलेंगे सीवियर स्टंटिंग। ये WHO ने 1999 में दिया था। WHO क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जिसको बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। बाकी भी आनी चाहिए, जैसे वेट फॉर एज की गोमेज की है, IAP की है, या वेलकम ट्रस्ट है। देन हाइट फॉर एज है या वेट फॉर हाइट है, उसमें गोमेज एंड वाटरलॉ, सॉरी गोमेज नहीं है उसमें, वाटरलॉ एंड मैक्लरन क्लासिफिकेशन है, वो सारी क्लासिफिकेशन आपको याद रहनी चाहिए। देन अदर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो हैं, कुछ एज डिपेंडेंट है, कुछ एज इंडिपेंडेंट है। तो एज डिपेंडेंट जैसे हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, तो जानते हैं हम हेड सर्कमफ्रेंस अप टू 9 मंथ्स जो है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होती है। अराउंड 9 मंथ एज पे जो है हेड एंड चेस्ट आर ऑलमोस्ट इक्वल। आफ्टर दैट अराउंड 1 ईयर जो है चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन हेड सर्कमफ्रेंस। बट अगर माल नरिश्ड है बच्चा और 1 साल 1.5 साल पे भी हेड सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस, देन वो इंडिकेट करता है कि माल नरिश्ड है, बट उसकी वैल्यू जो है कम है। दैन स्किन फोल्ड थिकनेस, बेसिकली ये रिसर्च पर्पजेज के लिए यूज होती है, हरपंडन कैलिपर यूज होता है। ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस की फैट कितना है ट्राइसेप्स के नीचे, यह सब स्केपुलर एरिया में भी जो है स्किन फोल्ड थिकनेस देखी जा सकती है, बट इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पजेज कि सब टेनिस फैट या कैलोरी कितनी हम उसके पास रिजर्व कैलोरी कितनी है। दैन मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस ये बहुत वैल्यूएबल है, खासकर अंडर 5 बच्चों में मसल मास देखना है अपर आर्म का। तो इसमें मेजर कैसे करते हैं, मिड अपर आर्म क्या होता है, जो आपके एक्रोमियन प्रोसेस है शोल्डर के पास, जो इसका और नीचे जो लेटर एपिकोंडाइल है उसके सेंटर में पे हम जो देखते हैं कि उसके सेंटर मेजर करके वहाँ पे हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लेंगे। और उसको जो कम्युनिटी बेस्ड हम टेस्ट करते हैं उसके लिए दो टेस्ट जो बहुत फेमस थे, दैट इज सकीर टेप है और बेंगल टेस्ट। सकीर टेप एक टेप आता है जिसके कलर बेस्ड की, कम्युनिटी बेस्ड है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको वैल्यूज याद नहीं है, तो कलर बेस्ड है कि वहाँ अगर उस टेप में ग्रीन कलर तक उसका सरकमफ्रेंस आ रहा है तो वो नॉर्मल है, येलो में आ रहा है तो माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन का, और रेड में अगर उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस आ रहा है तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। बेंगल टेस्ट भी वैसे ही होता है। बेंगल टेस्ट में एक बेंगल जो 4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर वाली बेंगल होती है उसको अप्लाई करते हैं, उसको पहनाते हैं, और अगर वो स्लिप कर जाती है मिड आर्म के थ्रू एक्जिला तक इन अंडर 5 चिल्ड्रन, इट इंडिकेट अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ हम स्कीर
टेप देखेंगे तो स्क्यू टेप है, इसमें कर रहे हैं स्क्यू टेप से कैसे जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, और ये उसकी वैल्यू जो है लगभग येलो पे आ रही है या ग्रीन में उसका जो है मेजरमेंट आ रहा है, तो बॉर्डर लाइन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 प्लस अगर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है तो ग्रीन है, वो इंडिकेट करती है कि नॉर्मल है। 11 टू 12 के बीच में है तो वो जो है माइल्ड टू मॉडरेट इंडिकेट करती है, और लेस देन 11 है तो वो रेड है, वो इंडिकेट करता है कि सीवियर माल न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से स्क्यू टेप से हम जो है कम्युनिटी बेस्ड सर्वे कर सकते हैं, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से हम मेजर कर सकते हैं कि बच्चे में अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स और उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में भी और वाइवा के लिए भी। देन अदर असेसमेंट्स की बात करें तो बायोकेमिकल में अगर असेसमेंट में हम देखें तो देयर इज वेरियस चेंजेस इन बायोकेमिकल पैरामीटर्स, और मेनली जो वेरियस फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स हैं ऑलमोस्ट ऑल आर रिड्यूस्ड एक्सेप्ट एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। जो मेनली रिड्यूस्ड होती हैं वो एल्बुमिन है, वेरियस एंजाइम्स, कैरियर प्रोटीन्स है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और अदर बायोकेमिकल मार्कर्स लाइक फैटी एसिड्स, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, आयरन, मैग्नीशियम सभी जो है रिड्यूस होते हैं। बढ़ते क्या है एक्यूट फेज रिएक्टेंट, क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शन में जो है सीआरपी वगैरह वो भी प्रोटीन ही है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, या गामा ग्लोबुलिन्स जो कि इन्फेक्शन के बाद बढ़ती हैं तो वो बड़ी हुई हो सकती हैं, अदरवाइज सारी प्रोटीन्स बायोकेमिकल देखेंगे तो घटी हुई हैं। देन क्लिनिकल असेसमेंट की बात करें तो क्लिनिकल असेसमेंट जो क्लिनिकल साइंस होते हैं दे आर अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, कि कितना कर है, मरासमस है, क्वाशियर कोर है, सिंपल अंडर न्यूट्रिशन ही है, तो उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट साइंस हो सकते हैं, और हर एक पैथोलॉजीज में अलग अलग होंगे। जैसे क्वाशियर कोर में स्किन, हेयर एंड मेंटल चेंजेस, इडिमा है, फ्लेकिपेंट डर्मेटोसिस है, फ्लैग साइन है, वो चीज़ें क्वाशियर कोर में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, उसमें बाइट और स्पॉट विटामिन ए डेफिशिएंसी में, या रिकेटिक रोजरी विटामिन डी में, रिकेट्स में, क्रेनियोटेप्स वगैरह इस तरीके के साइंस जो हम रिस्पेक्टिव जहाँ जहाँ हम उन डिजीज की बात करेंगे वहाँ वहाँ उनकी बात उनको डिस्कस करेंगे। देन ए बी सी डी, डी डाइटरी असेसमेंट है। डाइटरी असेसमेंट में हम हिस्ट्री बेस्ड जो असेसमेंट करने हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है, ताकि हम उसको प्रॉब्लम की एटियोलॉजी आइडेंटिफाई कर सकें उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम थी, ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की हिस्ट्री, फैमिली फूड हैबिट्स क्या हैं उसकी हिस्ट्री हम लें, मदर या केयर टेकर का बिलीफ क्या है, फूड पैटर्न क्या है चाइल्डहुड के दौरान, अगर बीमार है अक्सर क्या होता है कि डायरिया हुआ है बच्चे को तो आफ्टर ईच मील चाइल्ड विल पास टूल, और मदर सोचती है कि इसको खाने से दस्त हो रहे हैं, उसको खाना बंद कर देते हैं। एक तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती हैं उस टाइम, और उस ऊपर से खाना बंद कर दिया। तो फूड पैटर्न ड्यूरिंग वेरियस चाइल्डहुड इलनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो असेस करनी जरूरी है कि क्या वो माल न्यूट्रिशन तो नहीं प्रेसिपिटेट करवा रही हैं। देन एवरेज फूड इनटेक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछले 24 घंटे में उसने क्या खाया बाय रिकॉल मेथड, क्या उससे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर्स, या जो भी बीच में उसने स्नैक्स लिए, उन सारी चीज़ों को असेस करें, लिखें, और उसकी कैलोरीज इनटेक जो है उसकी कैलकुलेट करें, और उसको कंपेयर करें कि उस एज में उस वेट के लिए कितनी अलाउंसेस होते हैं, डाइटरी डेली अलाउंसेस रिकमेंडेड, जो आरडीए हैं वो कितना है, और वो कितना ले रहा है, क्या वो उससे कम ले रहा है। अगर उसके बराबर ले रहा है स्टिल द चाइल्ड इज मालनरिश्ड, इट इंडिकेट कि उसको कोई सिस्टमिक इलनेस है। बट अगर वो ले ही कैलोरी इनटेक ज़्यादा कम रहा है उसकी एज के हिसाब से, देन इट इज ड्यू टू dietary deficiencies of calories or proteins, then it is protein energy malnutrition। और रफ आइडिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत आइडिया हम मील की हिस्ट्री से नहीं ले सकते हैं, बट रफ आइडिया ऑफ विटामिन एंड मिनरल इनटेक कैन आल्सो बी टेकन अकाउंट। देन लास्ट जो है असेसमेंट में इन्वायरमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड फंक्शनल जो है, तो इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड्स लाइक फैमिली सपोर्ट, कोई है अनाथ है बच्चा, पेरेंटल हार्मोनी कितनी है, घर में स्ट्रेस तो नहीं है, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है हमको असेस करनी है।
और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, जैसे हम बोल रहे हैं कि अफ्रीका में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के न्यूट्रिशन स्टेटस को भी बताता है। देन लास्ट जो असेसमेंट है फंक्शनल असेसमेंट है कि डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कितनी है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन हम जान रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन ही है, तो उसके कारण फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स कितनी है उसके लिए भी हमको असेस करना है कि ऑर्गन डिसफंक्शन जैसे लीवर की प्रॉब्लम्स जो है क्वाशियोकोर में होती है, तो उनको भी हमने असेस करना है। यूजली माल न्यूट्रिशन विल रिजल्ट इन डिसफंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, तो उसको हम फंक्शनल असेसमेंट में असेस करेंगे। वी कैन गो फॉर मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस हेयर्स, बक्कल मुकोजा एटसेट्रा, बट वो रियरली होता है। और वेरियस जो एक्सरे बोन कैन गिव आइडिया ऑफ रिकेट्स, तो इस तरीके की फंक्शनल असेसमेंट जो हम करेंगे। तो ABCDEF, जिसमें कि असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। तो आज के लिए इतना ही है, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि माल न्यूट्रिशन क्या है, उसके अंडर कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती है। देन अंडर न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, उसको कैसे हम जो असेस करते हैं, उसकी टियोलॉजी क्या है, असेसमेंट में एंथ्रोपोमेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के बाद क्लासिफिकेशन, वेरियस क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं, सबसे मोर एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन जो WHO की है वो क्या है, और अदर असेसमेंट्स बायोकेमिकल या क्लिनिकल असेसमेंट हम आगे भी क्वासियम मरासमस वाले लेक्चर में बात करेंगे। देन डाइटरी असेसमेंट की कहाँ से प्रॉब्लम राइज किया, ब्रेस्ट फीडिंग में, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में, या फूड हैबिट्स ऑफ द फैमिली, क्या प्रॉब्लम कहाँ है। देन एपिडेमियोलॉजी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की और फंक्शनल असेसमेंट की बात हमने इसमें करी है। अब सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे वेरियस जो सिंड्रोमिक क्लासिफिकेशन या सिंड्रोम्स हैं, मरासमस है, क्वाशियोकोर है, उनके क्लिनिकल फीचर्स और वेरियस साइंस की। देन थर्ड में हम फिर बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।